हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक डिटेल में लेके चलेंगे। और डीबीटी जेआरएफ स्पेसिफिक ये आपका सेशन होने वाला है, लेकिन क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी एक कॉमन टॉपिक है सीएसआईआर के लिए भी, तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करते हैं अभी कौन कौन सी कोर्सेज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यूनिट 9 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्रिस्टल क्लियर बैच में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यूनिट 2, 3, 4, 6, 9 एंड 7। इसके अलावा पायनियर जो बैच है, यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यूनिट 7, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कुछ चीज़ें बचती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलेंगे जो विजेता बैच है, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यूनिट 3, 4, 6 और 9। ठीक है, ना 9 आप बोलेंगे कहीं और पढ़ा रही हूँ। सो 3, 4, 6, ठीक है। सो 3, 4, 6 दैट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस अभी हम पढ़ रहे हैं काफ़ी डिटेल में। मतलब आई कैन अश्योर यू कि वहाँ से बाहर से चीज़ें मोस्टली नहीं आएंगी। जितनी भी चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेंगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ 99% तक मैं आपको, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिले एग्जाम हॉल में वो मेरे नोट से मिले, वो मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों से मिले। ठीक है, तो वो अभी चल रहा है कोर्स। रोज़ रात 8:30 PM पे प्लस क्लास होती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफर भी है अभी अभी आप लोग देख सकते हैं, अनलॉक 20। मतलब कि अगर आप CSIR नेट के लिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 16 मार्च तक वैलिड है, मतलब कि कल तक। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी जो रेगुलर प्राइस है, मतलब अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको 20,000 की जगह ये सिर्फ 16,000 में मिल जाएगा। अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो ये 14,500 की जगह 11,600 का मिलेगा। अगर 6 मंथ्स की बात करते हैं तो 11,600 की जगह 9,280 का मिलेगा। और 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 6,250 की जगह 5,000 का मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। सिमिलरली आइकॉनिक के प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड DG Live या फिर DG06। ये कोड आप यूज़ करते हैं तो आपको 20% का सीधे सीधे डिस्काउंट मिलता है, जो कि सिर्फ 16 मार्च तक वैलिड है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम दैट यू हैव ज्वाइन एंड आई विल लुक इनटू इट। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन प्लांट फिजियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है वो होता क्या है। मतलब कि अगर आप एक बेसिक टर्म को समझें विच इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि चीज़ें अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एनर्जी। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, जब चीज़ें जहाँ खुद वो ज़्यादा थी वहाँ से जहाँ उनका नंबर कम है उस तरफ वो मूव कर रही हैं, जिससे अल्टीमेटली हम लोगों को इक्विलिब्रियम मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे ना ही कोई एनर्जी का रोल है, ना ही ATP, ना ही यहाँ पे कोई हेल्प या फैसिलिटेशन लग रहा है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होता है यहाँ पे? मान लीजिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि चैनल का काम कर रही हैं, मतलब या कैरियर का काम कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, चैनल मानेंगे हम इसको, तो चैनल का काम कर रही हैं। तो इसकी मदद से क्या होगा कि अगेन जो चीज़ें हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, वो अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से वापस अपनी ही कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये बात दोनों में सेम है। ठीक है, बिना किसी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हेल्प भी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर प्रोटीन का फैसिलिटेशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों है ये? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका नेचर कुछ ऐसा है, या तो ये हाइड्रोफिलिक है, या ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये
से बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसको एक हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। और इस प्रोसेस में भी क्योंकि अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हमसे बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट बात क्या है इसके बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इट्स रेट इज़ हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। तो ऐसा बिल्कुल ये सही बात है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसका रेट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इज इररेलेवेंट फॉर इट। यस, पार्टीशन कोफिशिएंट का कोई ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होता, तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब कि अब आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू जब मॉलिक्यूल्स क्रॉस करके जा रहे हैं तो ये एक प्रोटीन की मदद से जा रहे हैं। ये जो प्रोटीन है इसके पास बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस तरीके से देखोगे आप, तो यहाँ पे जाके मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। ये जो साइट्स हैं ये लिमिटेड इन नंबर है, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं होती कि बहुत सारी साइट्स हैं इन अनगिनत, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 3 साइट हैं, 5 साइट हैं, 2 साइट हैं, 4 साइट हैं, कुछ भी बोल सकते हो, तो उन साइट्स का नंबर लिमिटेड है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट्स हैं, वो एक लिमिटेड नंबर ही क्रॉस कर सकता है या इसे बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो हमको बोल रहे हैं कि एक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यदि होगा, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन यदि बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सैचुरेशन हो सकता है, मतलब कि जो इसकी साइड्स हैं वो पूरी की पूरी फिल हो सकती हैं उस सॉल्यूट से, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और यही डिफरेंस होता है सिंपल और फैसिलिटेटेड में, कि सिंपल में सैचुरेशन देखने नहीं मिलता आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं है आपके पास, कुछ हेल्प नहीं है, कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड एक लिमिटिंग फैक्टर है, व्हाट, दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। डी स्टेटमेंट, इट वर्क्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चल रहा है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन फ्लो कर रहा है। जब भी कोई भी चीज़ अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है तो हम उसको बोलते हैं डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और जब इसका उल्टा होता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन से अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये अगेंस्ट नहीं काम कर रहा, ये डाउन काम करता है, और दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द सिट्रिक एसिड साइकिल आप लोग साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है, और जो भी आपके आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। सो इन द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑपरेटिंग अंडर एरोबिक कंडीशंस, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसका दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल होता है, वो चल रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनमें से कौन सी चीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अगर हम यहाँ बात करें क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल स्पेसिफिकली में आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, NAD+, FAD, सक्सीनेट। अगर हम देखेंगे यहाँ पे NAD+, यहाँ पे आपका FAD भी आ जाएगा, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज़ नॉट रिटन हियर। ओके, यहाँ कहीं पे आपको ये FAD का भी प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है, बट और सक्सीनेट का भी मिलेगा। अगर आप यहाँ देखोगे दिस इज सक्सीनेट, लेकिन कभी भी यहाँ पे डायरेक्टली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं दिखेगा। वो आपको कहाँ दिखते हैं? जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जो लास्ट मॉलिक्यूल है जो कि रिसीव कर रहा है चीज़ों को, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग।
So the combination of numbered terms that complete all of the following statement is, ठीक है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. Okay. So the combination of numbered terms that complete all of the following statement is. पहला स्टेटमेंट है ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोइंग कैसा होता है, वाइल ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम कैसा होता है. ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ऑस्मोसिस, सर्वर प्रेशर एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है जी. उसके बाद में लोडिंग ऑफ शुगर इनटू फ्लोएम कैसा होता है, और एट द सोर्स मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक कैसा होता है. ठीक है. अब फ्लोएम में क्या बन रहा है, फ्लोएम में क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है एक्चुअली. तो फ्लोएम में फूड आइटम, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट, जिसको कि हम एसिमुलेट के नाम से भी जानते हैं. आप सभी को पता है फूड जो है वो कहाँ बन रहा है, वो जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं, जहाँ पे भी लीव्स हैं, जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे फूड बन जा रहा है उन सेल्स में. ठीक है. तो दैट मीन्स कि ये बोथ वेज आपका मूव कर रहा है, सब तरफ जहाँ भी बन रहा होगा वहाँ से दूसरी तरफ ये मूव कर रहा होगा. तो इसका जो मूवमेंट होगा फूड का, मूवमेंट, हाँ, तो इसका जो मूवमेंट होगा दैट मस्ट बी बाय डायरेक्शनल. ठीक है. वाइल ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, अब जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, ये होगा यूनी डायरेक्शनल. क्यों? क्योंकि जाइलम जो है वो पौधों से पानी को एब्जॉर्ब करता है ना, या सॉरी, पौधों से मतलब पौधों में रूट्स की मदद से, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. और ऐसा नहीं है कि ऊपर से जो बारिश आई उसको पानी पौधे ने एब्जॉर्ब किया वो नीचे जाए, ऐसा नहीं हो रहा. तो क्या हो रहा है कि प्लांट जो वाटर जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड्स, नीचे से सॉइल से एब्जॉर्ब होके अपवर्ड्स. सो दैट मीन्स कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये यूनी डायरेक्शनल होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन बाय, देन यूनी, एक ही आंसर है, मिल गया आपको. इसके बाद में जो शुगर की लोडिंग होती है फ्लोएम के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स पे, उसको हम बोलते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होता है वो प्रोसेस. लोडिंग का प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होता है. और जो फ्लोएम बाहर निकलता है, या वाटर बेसिकली जो बाहर निकल रहा है ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में आप जानते ही होंगे कि जैसे डिफ्यूजन है उसमें बस आप एक मेम्ब्रेन लगा दीजिए और सॉल्वेंट को मूव करवा दीजिए, वो हो जाएगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस. डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ पे सिलेक्टिव चीज़ें जा पाए, मोस्टली सॉल्वेंट मूव करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस. तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है. इसकी कुछ डायग्राम यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं कि ये जाइलम के मदद से जो पानी है वो कुछ इस तरीके से रूट्स के थ्रू चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है, ये ब्लू कलर में. और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट हैं वो आप देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है यहाँ पर येलो से, तो वो सब डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ से नीचे तरफ भी. ठीक है. वाटर यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से सुक्रोज जो है, या जो मूवमेंट जिस तरीके से हो रहा है वाटर का या एसिमुलेट्स का, वो कैसे एग्जैक्टली हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको. ऑलराइट. तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रीच वी मैक्स इज.
ठीक है, वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि वी मैक्स पे नहीं पहुंचा जाता, मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी हमने पीछे देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, दोनों को एक बार समझने की पहले कोशिश करते हैं कि कहना चाह क्या रहे हैं ये हमसे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, जब चीज़ें इस तरीके से इसके थ्रू मूव कर रही हैं, प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली अगर नॉर्मली मूव कर रहे हैं तो आपका सिंपल डिफ्यूजन, और इसके थ्रू मूव कर रहे हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, अगर हम ग्राफ की तरफ देखते हैं तो जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके केस में जैसे जैसे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे जो रेट है अपटेक का या जो रेट है डिफ्यूजन का वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन फैसिलिटेटेड में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और उनकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो और लिमिटेशन क्या है? उनकी एक्टिव साइट। तो क्या होगा कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सॉल्यूट का, वो रेट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और एक पॉइंट पे जाके जब सारी की सारी एक्टिव साइट्स भर गई तो रेट जो है वो लगभग कांस्टेंट की तरफ आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट वी मैक्स पे नहीं पहुंचता। तो वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाती है, अचीव कर जाता है। ठीक, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो देख रहे हो आप, उसको कोई लिमिटेशन वहाँ पे है नहीं, वो बढ़ते जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एज इन व्हेन वी आर एडिंग द सॉल्यूट्स। जब हम सॉल्यूट ऐड करें तो रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो बढ़ रहा है और वो बढ़ते ही जा रहा है। सो देयर इज नो वी मैक्स, बट देन इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देयर इज अ फॉर श्योर वी मैक्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पढ़ लीजिए। ओके, सो इफ द इंट्रासेल्युलर पीएच, ये सेल है और ये सेल के अंदर का पीएच, इंट्रासेल्युलर पीएच, ओके नॉट इंटरसेल्युलर, इंट्रासेल्युलर, दो सेल के बीच में, नॉट दिस वन। तो ये सेल है और सेल के बीच का इंट्रासेल्युलर, ठीक है, पीएच जो है ऑफ ए सेल बिकम्स बेसिक। अब ये पीएच कैसा हो गया है? ये बेसिक हो गया है, मतलब एल्कलाइन पीएच, मतलब कि मोर देन 7। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ मदद करेगी इस पीएच को कम करने में? अब इस पीएच को हमको क्या करना है? इसको हमें ये मोर देन 7 से हमें लेस देन 7 पे लेके आना है। तो हम क्या करें जो हेल्प करें? पहली चीज़, एक्सपोर्ट ऑफ क्लोराइड एंड इम्पोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। अब क्लोराइड जो मिलेगा वो HCl के साथ मिलेगा मोस्टली, और ये एक एसिड बनाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया, और बाइकार्बोनेट का इम्पोर्ट हो गया, मतलब कि बाइकार्बोनेट आया अंदर चला गया और बाइकार्बोनेट बनाएगा अगेन वापस से एक एसिड, और ये एसिड वापस से आपका बढ़ाएगा, मतलब कि जो भी पीएच है उसको घटाएगा। ठीक है, एसिडिक पीएच बनाएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ क्लोराइड से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इम्पोर्ट ऑफ इससे मतलब ऐसे जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम एक्सपोर्ट करवा दें बाइकार्बोनेट आयन का और इम्पोर्ट करा दें क्लोराइड आयन का, सो दिस विल बी अ मच मच बेटर ऑप्शन। ठीक है, अगर हमको इसको रिड्यूस करना है तो, क्योंकि हमें एसिडिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके मन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो द ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल सैल्वेजेस। ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल किसको सैल्वेज करता है? तो ये बेसिकली किसका नाम है? ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, ये नाम है C2 साइकिल का। तो ये किसको सैल्वेज करेगा? C2 कार्बन को। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, जिसको कि हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, इज अ मेटाबॉलिक पाथवे
responsible for photosynthetic oxygen uptake and light dependent production of carbon dioxide that is termed photorespiration. The C2 and reductive C3 cycle coexist and combined represent total photosynthetic carbon metabolism. अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमको यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है बेसिकली. तो होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रुबिस्को. ठीक है, अब ये जो रुबिस्को एंजाइम है इसके पास में एक साइट प्रेजेंट हो सकती है. वो साइट का थोड़ा अलग सा कैरेक्टर रहता है. वो कभी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेती है, कभी वो CO2 के साथ बाइंड कर लेती है. लेकिन ये जो उसका ट्रेट है ये बहुत रैंडम नहीं है. मतलब कि ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा तो ये ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा और टेम्परेचर बढ़ा दो, और अगर CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये CO2 से बाइंड करेगा. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस रुबिस्को बाइंड्स टू दिस दैट पर्टिकुलर गैस. ओके ना, तो ये होगी बाइंडिंग. अब यहाँ पे जब CO2 से बाइंड होता है तो वो प्रोसेस नॉर्मल है, क्योंकि आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O मिला के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, विच इज़ बेसिकली फूड या एसिमिलेट आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर अच्छा प्रोसेस है जो होना चाहिए. हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना चाहते हैं और इस रुबिस्को एंजाइम का वही मेजर काम है. लेकिन वो सिचुएशन जहाँ टेम्परेचर बढ़ गया या जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बन गई वहाँ हो जाती है प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस केस में तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे ये इसको बाइंड करेगा और अल्टीमेटली आपको 3-फॉस्फोग्लिसराइड मिल जाएंगे. ठीक है, ये हो गई आपकी केल्विन साइकिल. लेकिन जब ऑक्सीजन ज़्यादा है और टेम्परेचर का ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है तब ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन से. वही सेम साइट, कोई दो अलग अलग साइट नहीं प्रेजेंट है, एक ही साइट है, वो दोनों से बाइंड करती है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर. ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो हमको मिलेगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट. यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिल रहे थे, यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेंगे. मतलब एज इन 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एक मिलेगा और एक मिलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, एक्सक्यूज मी. अभी जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये इधर की तरफ केल्विन साइकिल में मूव कर जाएगा, मतलब उसका एक हिस्सा बनेगा. और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट आपको पता है कि बेसिकली एक जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमने ये किया था वो उसका वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गई. तो इसीलिए क्योंकि ये उनको निकाल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है. यहाँ हम पकड़ के ला रहे हैं, यहाँ प्लांट उसको पकड़ के ला रहा है, फिक्स करवा रहा है, क्योंकि उससे चीज़ें बनानी है उसको, और इस प्रोसेस में CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है. सो दैट इज़ वाई it is a sort of wasteful process. ठीक, ओके, ये हो गई इसके बारे में बात. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज C2 कार्बन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे उनके हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, मतलब कि C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाने की कोशिश करूँगी एज सून एज पॉसिबल. आप लोग उसको मेरे साथ में जो फ्री सेशंस चलते हैं अनअकैडमी पे वहाँ पे भी पढ़ सकते हो. ठीक है, और यूट्यूब पे भी आई ट्राई किया पढ़ा दूँ आपको. बाकी फ्री सेशंस में तो ज़रूर से मैं कोशिश करूँगी, तो उसके लिए आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे. जब भी फ्री सेशंस होते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, उसका नाम मेंशन था आई थिंक. ओके, समहाउ नहीं है. ठीक है, तो द नेम इज आई थिंक आई विल ट्राई टू गिव, मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ठीक है, अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी प्लस दीपशिखा गोस्वामी ऐसा नाम है उसका. आप ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे वापस से. तो इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो एग्जिबिट करता है बोथ C3 एंड C4 पाथवे. C3 और C4 दोनों पाथवेज को कौन सा पौधा दिखाता है. ठीक है, जिया मेज, ओराइजा सटाइवा,
ब्रायंथेमम क्रिस्टलाइनम, एरेबिडोप्सिस थेलियाना। ठीक है, तो जियामेज वो प्लांट है जिसको कि हम बोलते हैं C4 प्लांट। और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली सिर्फ C4 साइकिल नहीं चलती, उनमें C3 भी चलती है और C4 भी चलती है। एक आइडिया देती हूँ मैं आप लोगों को। तो बेसिकली C4 जो पाथवे है उसको दूसरा नाम हेच एंड स्लेग पाथवे भी है। ठीक है, और ये कार्बन को फिक्स करने का एक मैकेनिज्म है। तो हुआ क्या, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि C2 साइकिल ने क्या किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ये C3 ने फिक्स किया था केल्विन साइकिल ने, उसको इसने निकाल दिया। किसने? C2 ने। ठीक है, तो अब C4 क्या कर रहा है? C4 कर रहा है कि जो C2 के कारण जो लॉस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, उसको किसी तरीके से ठीक किया जा सके। और उसको ठीक करने का क्या रास्ता है हमारे पास? उसको ठीक करने का ये रास्ता है हमारे पास कि हम उस प्रोसेस को किसी तरीके से मतलब घुमा दें, तोड़ मरोड़ दें, चेंज कर दें, और उसकी जगह पे हम कुछ तो नया इवोल्यूशन, कुछ नया ट्रेट लेकर आए मॉर्फोलॉजी में जो समहाउ मदद करे हमारी। ठीक है, तो ये C4 कार्बन फिक्सेशन पाथवे कहलाता है, या हेच एंड स्लैग पाथवे। क्या होगा इसमें? सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती हैं। आपने इन जनरल स्टोमेटा देखे जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे एक तो है मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स जो कि कहाँ मिलती हैं? जो कि मिलती हैं बाहर, मतलब आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ उसको घेरे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आपको बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई दे रही हैं पर्पल कलर की या पिंक कलर की, ये बेसिकली होती हैं बंडल शीट सेल्स। अब इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनके ट्रेट्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उनमें मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू अवॉइड C2 साइकिल, या कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होने से बचाए, या ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाए RUBP से, रुबिस्को से, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले स्टेप पे आप देखोगे यहाँ पे CO2 अंदर आई, फिक्स हुई, एंजाइम्स वगैरह की मदद से यहाँ पे कन्वर्जन्स आपको देखने मिलेंगे। फिर यहाँ पे मैलेट बनता है, ये बंडल शीट में जाता है। यहाँ पे फिर आप देखोगे CO2 के साथ मिलके यहाँ पे C3 साइकिल चल रही है, और इधर में C4 साइकिल चल रही है। तो जो मीजोफिल सेल है, जो बाहर वाली सेल है, उसके अंदर चलती है कौन सी? C4 पाथवे। हमने वहाँ पे एंजाइम ही बदल दिया, एंजाइम ही बदल दिया तो ऑक्सीजन बाइंडिंग का प्रोसेस ही बदल दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ पे प्रोबिस्को था, यहाँ पे PEP आ गया है, बेसिकली पेप्सी आ गया है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रोबिस्को काम कर रहा है। ठीक, तो बस इसी तरीके से प्रोसेस चलते रहते हैं। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज जियामेज, जिसमें कि दोनों पाथवेज चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर बताते रहिए साथ साथ। सो डाइकोगेमी रेफर्स टू अ फिनोमेना इन विच एंथर डेहिसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर। ठीक है, तो डाइकोगेमी बेसिकली क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। डाइकोगेमी का मतलब होता है बेटा वो कंडीशन जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ऑफ ए फ्लावर मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, किसके कारण जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाए। ठीक है, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ठीक, इस तरीके से पेटल्स वगैरह दिख रहे हैं कुछ। यहाँ पे एक फीमेल पार्ट है, पॉलन, मतलब एज इन ओवरी आप बोल सकते हो, ओव्यूल। ठीक है, स्टिग्मा वगैरह। और यहाँ पे आ गया आपका पॉलन, ये एंथर वाला पार्ट, या मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस प्लांट में दोनों ही साथ में प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर भी हम ये चाहते हैं, एज इन नॉट हम चाहते हैं, प्लांट चाहता है, या ऐसी कंडीशंस है इसके कारण ये हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि सेम प्लांट में
दोनों ऑर्गन्स होने के बावजूद भी यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो देखा गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की है प्लांट ने, कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई है जिसके कारण ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने जब इसको समझने की कोशिश की तो देखा गया कि जो प्लांट है वो कुछ दो तरीके की चीजें करता है। एक होता है स्पेशियल सेपरेशन, और एक होता है टेम्पोरल सेपरेशन। स्पेशियल सेपरेशन का मतलब क्या होगा कि कुछ इस तरीके से दोनों को अलाइन किया जाए, मेल और फीमेल पार्ट को, कि दोनों एक दूसरे से स्पेस में बहुत दूर दूर हो जाए, दोनों को स्पेस मिल जाए। स्पेशियल सेपरेशन, स्पेस की सेपरेशन, दोनों अलग अलग हो जाए। ठीक है, जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो बहुत सिंपल है कि जब दोनों एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, पास पास नहीं है, तो वो वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आता है टेम्पोरल सेपरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों जब मैच्योर हो रहे हैं उसका टाइम अलग अलग है। ठीक है, दोनों ऑर्गन्स के मैच्योर होने का जो समय है दैट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, आई एम श्योर कि थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, बट थोड़ा काम चला लीजिए अभी इससे। तो टेम्पोरल सेपरेशन, ठीक है, टेम्पोरल सेपरेशन मतलब कि दोनों के मैच्योर होने का समय अलग अलग हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि डाइकोगेमी क्या फिनोमेना है या क्या एग्जैक्टली होता है इसमें, है ना। तो हाँ, कि टेम्पोरल सेपरेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं, देखिए डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में दो चीज़ें हो रही है, प्रोटेंड्री या प्रोटोगाइनी। ठीक है, ये परफेक्ट फ्लावर है। प्रोटेंड्री में क्या होगा? प्रोटेंड्री में जो एंड्रस या एंड्रोशियम वाला पार्ट है, मतलब जो मेल पार्ट है, वो पहले मैच्योर हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, और प्रोटोगाइनी में क्या हो रहा है? प्रोटोगाइनी में जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, प्रोटेरोएंड्री, मेल ऑर्गन्स गेन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी बिफोर द फीमेल ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब जो फीमेल ऑर्गन है उसका नहीं हुआ एक्टिविटी, लेकिन ये एक्टिव है। ठीक है, प्रोटीरोगाइनी में क्या होगा? प्रोटीरोगाइनी में ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक, मतलब जो फीमेल पार्ट है वो आपका एक्टिव हो जाएगा बिफोर द मेल ऑर्गन, ये पहले एक्टिव हो जाता है मेल ऑर्गन से। तो दोनों के एक्टिव होने का टाइम अलग अलग है, तो दैट इज वाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर टेम्पोरली सेपरेटेड, समय अलग अलग है दोनों के मैच्योर होने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ लीजिए। ओके, देखने की कोशिश करते हैं। सो लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट इज द इरेडियंस एट विच क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं। तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट जो है इज द लाइट इंटेंसिटी ऑन द लाइट कर्व वेयर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली मैचेस द रेट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो रेस्पिरेशन के रेट के बिल्कुल बराबर है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में CO2 इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है। दोनों अगर बैलेंस्ड चल रहे हैं, ठीक है, जो अपटेक है वो रिलीज के बराबर हो जाता है, मतलब एक बैलेंस मेंटेन है। इसी को हम बोलते हैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, the uptake of CO2 through photosynthetic pathways is equal to respiratory release of carbon dioxide and the uptake of oxygen by respiration is equal to photosynthetic release। मतलब जो CO2 का मतलब अपटेक और रिलीज, CO2 का CO2 के बराबर और O2 का O2 के बराबर। यहाँ पे अपटेक CO2 का हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन में।
ऑक्सीजन का अपटेक हो रहा है रेस्पिरेशन में, रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में। तो ये जब इक्वल सब हो रहा है, बैलेंस्ड है, लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। ठीक है, अगर हम एसिमिलेशन के टर्म्स में बात करें, सो एट द कॉम्पनसेशन पॉइंट जो नेट कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, नेट कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ज़ीरो होता है, क्यों, जितना रिलीज हुआ उतना ही अपटेक हो गया। Leaves release CO2 by photorespiration and cellular respiration, but CO2 is also converted into carbohydrates by photosynthesis. आप सभी को पता है। So assimilation is therefore the difference in the rate of these processes. मतलब कुछ एक ज़्यादा होगा, कुछ एक कम होगा, तभी assimilation हो पाएगा। दोनों बराबर रहेंगे तो assimilation नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, जब अर्ली मॉर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं और लेट इवनिंग्स की बात करें, जो कॉम्पनसेशन पॉइंट है मे बी रीच्ड एज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस एंड रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट द कॉम्पनसेशन पॉइंट, जिसको कि हम गामा से भी बोलते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ इरेडिएशन। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। ठीक है, तो लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट वो इरेडियंस है जिसपे कि जो नेट CO2 का एक्सचेंज है वो ज़ीरो है। ठीक है, नो फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही चीज़ बचती है, नेट CO2 का एक्सचेंज जो है वो ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इस डायग्राम को दिखाते हैं। लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट ये वाला पॉइंट है जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी वेयर फोटोसिंथेसिस इज इक्वल्स टू रेस्पिरेशन। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से कम हो गया है। यहाँ पे CO2 एक्सचेंज दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। फ्यूसिकोकिन प्रमोट्स कॉटिलिडन ग्रोथ बाय प्रमोटिंग। ठीक है, तो फ्यूसिकोकिन कैसे कॉटिलिडन की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक, ये बेसिकली अगर आपने कभी एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस का नाम सुना होगा, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, जो कि ऑक्सिन जिसको प्रमोट करता है, आपने सुना होगा कि ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, और ऑक्सिन अगर एक ग्रोथ हार्मोन है मतलब वो ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेल को इलोंगेट करना, एक्सपैंड करना, इन सब कामों को ये करवाता है विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन्स, एक्सटेंसिन और एक्सपेंसिन्स। ये प्रोटीन जब सेल के अंदर H+ का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि जब एसिडिक कंडीशन हो जाती है pH की, तब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो सेल्यूलोज है या जो बॉन्ड्स हैं, है ना, जो सेल वॉल में बॉन्ड प्रेजेंट है, उन सबको लूजन अप कर देते हैं। और जब ये बॉन्ड्स लूज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, तो बहुत सिंपल है कि सेल को आराम से इलोंगेट किया जा सकेगा। तो सेल का यहाँ पे उस समय इलोंगेशन होता है। ये तो हमने बात की ऑक्सिन के बारे में। जब मैं आपको ये पढ़ाती हूँ तो वहीं सेम नेक्स्ट स्लाइड में मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ नोन एज फ्यूसिकोकिन। ये फ्यूसिकोकिन जो है ये भी इसी के जैसे काम करता है, सेल वॉल एसिडिफिकेशन करता है। सेल वॉल का एसिडिफिकेशन होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली यही सब होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पढ़ सकते हो आप। फ्यूसिकोकिन एक प्लांट टॉक्सिन है जिसको कि फंगस फ्यूसिकोकम रिलीज करता है, विच कॉजेज सेल
to excrete H plus ions at a great rate by opening H plus ATPase pump, जिसके कारण सेल वॉल एसिडिफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण इलोंगेशन हो पाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए. ऑल राइट, चलिए देखने की कोशिश करते हैं. सो प्लांट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल प्रीडोमिनेंटली बाय द एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो प्लांट क्या कर रहे हैं, ये सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्रीडोमिनेंटली. कैसे, या तो एपोप्लास्टिक मैकेनिज्म से या तो सिम्प्लास्टिक मैकेनिज्म से. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इसके लिए हमको पहले क्या समझना होगा कि एपोप्लास्टिक मैकेनिज्म और सिम्प्लास्टिक मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है. वाटर ट्रांसपोर्ट की केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बट सोल्यूट ट्रांसपोर्ट की केस में जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एक सेकेंड. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लेट्स से ये सेल वॉल है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये येलो साइटोप्लाज्म है, ये वाइट वन इज वैक्यूल. ठीक है, यहाँ पे जब भी कोई चीज़ें मूव कर रही हैं किस पाथवे के थ्रू, इस ब्लू पाथवे के थ्रू, मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म से गुजरते हुए और प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है, उस पाथवे को हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, जो कि थ्रू साइटोप्लाज्म मूव करती हैं जहाँ पे चीज़ें. ठीक है, और दूसरा पाथवे है एपोप्लास्टिक, जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सेल वॉल में जब चीज़ें मूव कर रही हैं, उस सेल वॉल के थ्रू जब मूव कर रही हैं, तब हम उसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे. एपोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में चीज़ें एंटर नहीं कर रही. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात दो होती है, और इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एंडोडर्मिस वाला पार्ट. ठीक है, तो एंडोडर्मिस में बिकॉज वहाँ पे आपकी एक बैरियर प्रेजेंट होता है, इसी कारण से वहाँ पे एपोप्लास्ट की जगह सेल को सिम्प्लास्ट पाथवे को या मॉलिक्यूल्स को सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करना पड़ता है. ओके, तो अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरीके का है एग्जैक्टली. ठीक, दोनों ही ट्रांसपोर्ट, दोनों ही एपोप्लास्टिक और वाटर की बात हो रही है यहाँ से. एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ लीजिए. ओके, तो इनमें से कौन सा एक MOFE कंटेनिंग प्रोटीन है. MOFE मतलब मोलिब्डेनम और आयरन. ठीक है, तो नाइट्रोजिनेज इसका करेक्ट आंसर है. एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए. देखिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एक तो होता है डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज और एक होता है डाइनाइट्रोजिनेज. ठीक है,
जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन मिलता है, और जो डाइनाइट्रोजनेज है उसमें आयरन और मोलिब्डेनम दोनों मिलते हैं। तो FeMO प्रोटीन हम बोलते हैं डाइनाइट्रोजनेज को, या फिर अल्टीमेटली नाइट्रोजनेज आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इन तीनों की जगह ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये अल्टीमेटली नाइट्रोजन को फिक्स कराने का काम करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन था सबस्ट्रेट के केस में, और प्रोडक्ट में मिला आपको अमोनिया, जिसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है और वो फिक्स हो चुकी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, TIR1 जो कि एक ऑक्सिन का रिसेप्टर है, वो इन लाइक एक्चुअली वो क्या है, ठीक है, किस तरीके का ट्रेट वो शो करता है। तो TIR1 अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ऑक्सिन के रिस्पॉन्स को देखेंगे या सिग्नलिंग पाथवे को देखेंगे, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है इस वक्त, और ये एक एलिमेंट से बाइंड करते हैं जिसका नाम है TIR1 AFB। तो ये जो TIR1 है ये बेसिकली ऑक्सिन का रिसेप्टर है। साथ ही साथ ये एक एफ बॉक्स प्रोटीन भी है, और एफ बॉक्स प्रोटीन का मतलब आपने कंपोनेंट का नाम सुना होगा SCF, SKP1 कलिन एफ बॉक्स। ये मिल के क्या करते हैं, ये यूबिक्विटिन जो टैग है वो अटैच करवा देते हैं प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। और जिस भी प्रोटीन के ऊपर ये यूबिक्विटिन टैग अटैच करवाते हैं उस प्रोटीन का अल्टीमेटली प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो TIR1 है ये एक एफ बॉक्स की तरह काम करता है, और ये क्या करता है कि यहाँ पे ये SCF का कॉम्प्लेक्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, SCF TIR1 AFB कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसके कारण जो ऑक्सिन का जो मैं बोल सकती हूँ कि उसका रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो ये जो ऑक्स IAA है बेसिकली जो रिप्रेसर है उसको यहाँ पे डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, जब प्रेजेंट होगा तो अल्टीमेटली उसका हो जाएगा यूबिक्विटिन टैग अटैच हो गया यहाँ पे, और उसका हो गया डिग्रेडेशन। इतना ही काम है इसका, ठीक है जी। ओके, सो तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, एफ बॉक्स प्रोटीन। आप यहाँ पे इसको 2 मिनट लेके पढ़ भी सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ लीजिए इसको।
ओके, सो फाइटोक्रोम ए एंड बी मैक्सिमली एब्जॉर्ब लाइट एट वेवलेंथ रेंज व्हाट? ठीक है, तो फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? पहली बात तो फाइटोक्रोम कुछ भी नहीं है, फाइटोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर है, मतलब कि लाइट को रिसीव करने वाला। ठीक है, किस में पाए जाते हैं ये पिगमेंट्स? ये बेसिकली मिलते हैं तो इसमें अगर हम फाइटोक्रोम की बात करें तो ये प्रोटीन प्लस पिगमेंट या जो क्रोमोफोर बोल सकते हो आप, ठीक है, उससे मिलके बने होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण अल्टीमेटली प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, कॉन्फर्मेशन चेंज होता है, बेसिकली यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाता है और जीन एक्सप्रेशन को वो चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फाइटोक्रोम वही फोटोरिसेप्टर की एक क्लास है, प्लांट्स में मिलते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं, फंजाई में मिलते हैं और लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं लाइट इन फार रेड और रेड जो रीजन है ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, और इनको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप 1 जो कि फार रेड लाइट से एक्टिवेट होते हैं और टाइप 2 जो कि रेड लाइट से एक्टिवेट होते हैं। अगर मैं बात करूं फाइटोक्रोम की है तो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, पीआर और पीएफआर फॉर्म। जो पीआर फॉर्म होती है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए उसका नाम है पीआर, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। ठीक है, तो जब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होगा उसके कारण ये पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो पीएफआर फॉर्म होता है वो बेसिकली एक किस तरीके का फॉर्म है? वो एक एक्टिव, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। मतलब जितने भी जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि फाइटोक्रोम करवाता है वो अल्टीमेटली पीएफआर करवा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 99% तक, कुछ चीज़ें पीआर भी करवा रहा है। फिर जब जो फार रेड लाइट होती है, ठीक है, पीएफआर उसको एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसका नाम है पीएफआर, फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। इसने इसको एब्जॉर्ब किया, कन्वर्ट हो गया ये पीआर फॉर्म में, और पीआर फॉर्म में ये क्या करेगा? ये इनएक्टिव होता है। अब रेड और फार रेड को अगर हम स्पेक्ट्रम पर देखें तो कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रेड और इधर साइड में फार रेड, ये ठीक। वेवलेंथ की अगर मैं बात करती हूँ तो पी आर यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म, और पी एफ आर आपको कहीं यहाँ मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं 600 से लेके 750 तक के आसपास इसका एब्जॉर्बेंस जो एरिया है वेवलेंथ में, नैनोमीटर में, वो रहता है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 600 से 750, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ लीजिए। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट फाइटोहॉर्मोन्स इन द लेफ्ट कॉलम, मैच देम विद देयर करस्पॉन्डिंग प्रीकर्सर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so given below are the names of different phytohormones in the left column. Match them with their corresponding precursor molecules in the right column. ठीक है, फाइटोहॉर्मोन को उनके प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के साथ में आपको जोड़ना है। ओके, नाउ ऑक्सिन, अगर मैं ऑक्सिन की बात करती हूँ एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल
तो यहाँ पे कौन, मतलब इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ऑक्सिन का प्रीकर्सर होता है अमीनो एसिड, दैट इज ट्रिप्टोफैन। फिर आता है जेस्मोनिक एसिड। जेस्मोनिक एसिड के केस में एल्फा लाइनोलेनिक एसिड, ये इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। एथिलीन के केस में अगर हम बात करेंगे तो मिथियोनिन जो अमीनो एसिड है वो उसका प्रीकर्सर है। और ब्रेसिनोलाइड के केस में कैम्पेस्टेरॉल इसका प्रीकर्सर है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, जो प्रीकर्सर है इनसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको क्लियरली ये पता होने चाहिए इनके बारे में कि क्या क्या एग्जैक्टली कौन कौन क्या क्या काम करता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ बेसिक से नाम है, जैसे कि जेसन मतलब जेस्मोनिक एसिड, स्ट्रिगोलैक्टोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब जो है इनको कौन बनाता है, लाइनोलेनिक एसिड, ठीक है, मोस्टली। और ए बी सी जी एस मतलब कि एब्सिसिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिनोस्टेरॉइड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद में साइटोकाइनिन, जिब्रिलिन, ठीक है, और स्ट्रिगोलेक्टोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी सैलिसिलिक एसिड। आई नीड टू चेक दिस एस, आई एम कंफ्यूज विद इट, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है आईपीपी, मतलब कि आईपीपी दैट इज आइसोप्रीन जो ग्रुप है बेसिकली, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसको याद कैसे रख सकते हो कि आपके पड़ोस में एक बच्चा रहता है जिसका नाम है जेसन, और वो बहुत ही पतला सा बच्चा है, लीन, वेरी लीन, ठीक है, तो लाइनोलेनिक एसिड। और यहाँ पे आ जाता है आपका आईपीपी। तो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो बचपन से आपको क्या बोला जाता है, जब से आप छोटे से जरा से बड़े हुए होंगे कि पढ़ो 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 पूरा टाइम। तो जब छोटे थे तो आप क्या पढ़ते थे, ABC पढ़ते थे। जब आप बड़े हो गए तो आपको क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए, कि GS पढ़ो, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, सब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास, थोड़ा अवेयर रहो, है ना। तो GS जनरल साइंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ABC से लेके GS तक का जो सफ़र है वो किस बात ने पूरा किया है, आओ पढ़ें पढ़ें। पूरा टाइम हम सिर्फ यही सुनते हैं, आओ पढ़े पढ़ें। हम मतलब आई एम श्योर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सबके पापा मम्मी उनको यही बात बोलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आओ पढ़े पढ़ें, IPP ये बनाते हैं। तो दैट इज़ वाई आप इसको याद रख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके सामने। बाकी इसके अलावा जो बचता है दैट इज़ एथिलीन, मिथ्योनिन हो जाता है उसका, ब्रेसिनोलाइड कैम्पेस्टेरॉल, ठीक है, और ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, पढ़ लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन मस्टर्ड प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड इन अमीनो एसिड। इसके बारे में आपको बता दूं कि मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस ले रही हूं और लेने वाली हूं, ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फ्री सेशंस में, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक कोड यूज़ करना होता है, अनलॉक कोड, दैट इज़ DGoswami06। इसको आप यूज़ कीजिए, ज्वाइन कीजिए प्लेटफॉर्म को। और जो आपका प्लस है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे पूरे सिलेबस को हम आपको पढ़ाते हैं बहुत ही डिटेल में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड DGLive DG06। ये पेड फीचर है, इसमें आपको थोड़े पैसे देने होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी 20% ऑफ चल रहा है और ये चलेगा आपका कल तक, 16 मार्च तक। अगर आप इस कोड को यूज़ करके ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये आपकी फ्री क्लासेस हैं, आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम, ठीक है ना। तो इनमें से कौन एक सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इन मस्टर्ड प्लांट, जो कि ग्लूकोज से आ रहा है एंड एन अमीनो एसिड, ठीक है। तो अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करें तो उनकी कुछ क्लासेस होते हैं, टर्पीन्स, फेनोलिक्स,
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। अगर हम टर्पीन्स में बात करते हैं तो मोनोटर्पीन्स हैं, सेस्क्विटर्पीन है, डाइटर्पीन, सेस्टर टर्पीन एट्सेट्रा। फेनोलिक्स में बात करते हैं तो कॉमेरिन हो जाता है, फ्यूरेनोकॉमेरिन्स, लिग्नेंस, फ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स एट्सेट्रा। अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एल्केलॉइड्स हो जाते हैं, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स हो जाते हैं, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। फिर अगर हम सल्फर कंटेनिंग की तरफ चलें तो ग्लूटाथायोन, ग्लूकोसिनोलेट्स, फाइटोएलेक्सेंस, थायोनेंस, डिफेंसिन्स, एलिनिन, ऐसी बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो हमसे पूछा था सल्फर कंटेनिंग, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग हमको पता है ग्लूकोसिनोलेट इज अ सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि मस्टर्ड प्लांट पे मिलता है, जो डिराइव किससे होता है, डिराइव होके मतलब किससे बन रहा है, बेसिकली इन दोनों से, ग्लूकोज और अमीनो एसिड से मिलके ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। हमसे बोल रहे हैं कि कौन सा फाइटोक्रोम जो इटियोलेटेड सीडलिंग है और लाइट लेबाइल कंडीशन में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट, देखिए फाइटोक्रोम को हम दो कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं, कैटेगरी 1 या टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में मोस्टली फाइटोक्रोम ए आएगा, वो जीन जो फाइटोक्रोम ए वाला है। यहाँ पे बी सी डी ई जो क्लासेस है वो सब आ जाएंगी। ये वाली जो कंडीशन होती है ये लाइट बेसिकली सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं रह सकते ये, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है ये क्या है, ये स्ट्रांग है, ये मतलब लाइट से डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लाइट सेंसिटिव होंगे तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई प्लांट है उसे लाइट नहीं मिल रही ज़्यादा तो क्या वो एक समय के बाद में इटियोलेशन की कंडीशन नहीं हो जाएगी वहाँ पे। इटियोलेशन मतलब पीलापन, स्मॉल शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स एट्सेट्रा, मोस्टली येलो जोनेस होता है क्लोरोफिल का एब्सेंस के कारण वो, ठीक है। और यहाँ पे डी इटियोलेशन देखने मिलता है। इस इटियोलेशन और डी इटियोलेशन के कॉन्सेप्ट से बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे फाइटोक्रोम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत डिटेल में सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरी प्लांट फिजियोलॉजी की क्लासेस में, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो इटियोलेशन डी इटियोलेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइट सेंसिटिव कैटेगरी है और ये लाइट सेंसिटिव या लाइट लिबाइल कैटेगरी है, और लाइट ये इनसेंसिटिव कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा इटियोलेटेड सीडलिंग में बहुत ज़्यादा मिलता है और लाइट लिबाइल भी है, तो ये हो जाएगा आपका फाइटोक्रोम ए, बिकॉज बाकी सबके बारे में तो अभी हमने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ लीजिए। ओके तो इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जिसकी में मोमेंट क्या हो गया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस ऑर्गेनेली में ऑफ सीड्स इन विच ऑर्गेनेली ऑफ सीड आर स्टोर्ड ऑयल्स कन्वर्टेड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के समय पर किस ऑर्गेनेली मतलब सीड के किस ऑर्गेनेली में जो स्टोर्ड ऑयल होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइऑक्सिजोम,
आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं ग्लाइऑक्सियोसोम में एग्जैक्टली किस किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या कन्वर्जन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप इसको डिटेल में एक बार खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, तो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे ही डिटेल में वहाँ पे सब चीज़ें पढ़ाती हूँ आप लोगों को। ये एक अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है, ये 16 मार्च तक सिर्फ वैलिड है, मतलब कल तक। तो अगर आप DG लाइव या फिर DG06 ये कोड यूज़ करके ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप कोई भी इनमें से प्लान लेते हैं। ठीक है, उसके लिए। और आप कंप्लीट प्रिपरेशन तो हम करा ही रहे हैं, विजेता बैच चल रहा है आपका, इसके अलावा आपका क्रिस्टल क्लियर बैच भी चल रहा है। ठीक है, काफ़ी कंप्लीट सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और पार्ट ए की फ्री क्लासेस मैं आप लोगों को देती हूँ अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जिससे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट सेशन गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।